हेलो एवरीवन। आज जो है एक लंबे अरसे के बाद विज्ञान की कक्षा में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अभी कुछ समय तक चल रहा था कक्षा 9 का जो है क्लास 9th स्टैंडर्ड का जो है मैथमेटिक्स का मैं थ्योरम बतला रहा था। तो चूंकि कोई भी एक चैप्टर को कंप्लीट हुए बगैर दूसरे पे जाना थोड़ा सा अल्टर लगता है, क्योंकि अब मैं सारा थ्योरम बतला दिया हूं तो वो जो है कक्षा 9 का जो है सर्कल से संबंधित सारे जो है क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। विश्वास ही नहीं, ऐसा होगा। और नहीं होगा तो बच्चे फिर से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सलाह लेकर उसका सॉल्यूशन करवा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो है साइंस को भी इंग्लिश को भी लेकर चलना होता है। जैसा कि आप जानते हैं मेरा जो है लक्ष्य क्या है, हम कौन से मिशन में काम कर रहे हैं यह आप जानते हैं। तो उसी कड़ी में अब हम लोग जो है कक्षा 8 का साइंस देखेंगे। कक्षा 8 का जो है साइंस कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था, तो मैं उस जो है कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और आज हम लोग क्लास 8 का साइंस देखेंगे। साइंस में कौन सा, तो फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स जो है आज हम लोग देखेंगे और जिसमें चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, ऑल ऑफ यू यूज फोर्स एंड प्रेशर एवरीडे लाइफ। चूंकि फोर्स और प्रेशर को अप्लाई किए बगैर हमारा जीवन नहीं चलेगा। हम लोग यूज करते हैं बट वी नॉट नाउ व्हाट इज फोर्स। वी फील फोर्स बट वी कैन नॉट डिफाइन फोर्स। तो आज हम लोग फोर्स के बारे में डिटेल जानेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले फोर्स की ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो है आने उसके डिफिनेशन का। ऐसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज फोर्स, तो योर आंसर इज पुल और पुश इज फोर्स। पुल और पुश इज फोर्स। यू आर राइट, बट योर डिफिनेशन इज नॉट 100% कंप्लीट। आप सही हैं, किंतु आपका जो डिफिनेशन है 100% सही नहीं है। ये लोअर क्लास तक ठीक था, क्योंकि आप जानते हैं लोअर क्लास के लिए कुछ मापदंड होता है और हायर क्लास में मापदंड थोड़ा सा बढ़ता जाता है। एक उदाहरण मैं लेता हूं, यदि गाय के बारे रचना लिखने हो, हमें लिखना है ऐसे किस पर, तो द काउ। तो लोअर क्लास में भी है और हायर क्लास में है, चाहे आप पीएचडी कर रहे हो वहां भी गाय के बारे में रचना है। तो क्या आप जब हायर क्लास में होंगे तो क्या लिखेंगे, गाय के 4 पैर होते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यू आर इन स्टैंडर्ड 8, सो पुल और पुश इज नॉट कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ फोर्स। तो देखिए हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप अधिक कन्विंस हो गए तो फोर्स तो आप उसका डिफिनेशन खुद लगाएंगे। यह भी सही है, हमने कहा यू आर राइट, पुल और पुश इज ए फोर्स। पुल और पुश तो समझते हैं। पुल क्या है? पुल यानी खींचना, पुश यानी ढकेलना। जब हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, ट्रॉली को खींचते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ये क्या है? पुलिंग है। या फिर दरवाजा पे लिखा हुआ रहता है, आप जब कहीं जाएंगे बहुत सारे ऑफिसेस में, मॉल्स में, आपको दुआरी में लिखा हुआ मिलेगा, डोर के सामने लिखा हुआ रहेगा, एक हैंडल लगा हुआ रहेगा, उसमें लिखा रहेगा पुल या पुश। दैट मीन्स इफ यू वांट ओपन द डोर, पुल और पुश द डोर। यानी यदि आप दरवाजे को खोलना चाहते हैं तो या तो खींचना पड़ेगा या ढकेलना पड़ेगा।
वो तो डिपेंड करता है कि दरवाजा को कैसे फिट किया गया है। कहने का मतलब है खींचना और धक्का देना, यही बल है, फोर्स है। आप दुनिया में कहीं भी बल का यूज करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं पुशिंग है या पुलिंग है। ठीक है, यानी आप सही है, गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा और ब्राउन करना है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स इज ए पुल और पुश। योर डेफिनेशन ऑलरेडी यू लर्न। फोर्स इज पुल और पुश। हम इस पे थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। हमने कहा ना थोड़ा ब्राउन, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट capable of changes or tends to change the state of rest or motion of particular body or change its direction or shape. It has a magnitude and a direction. क्या स्टूडेंट्स आपने क्या समझा? हमने जो आपका आंसर था उसको भी मैंने लिया, मैंने आपका मान रखा, अब मेरा मान आपको रखना है, ये डिफिनेशन को याद करना है। मैंने आपका डिफिनेशन याद किया, क्या? फोर्स इज पुल और पुश। अब बारी मेरी, अब मेरा कहना है थोड़ा सा जो हम इस पे इंक्लूड किए इसको भी आपको याद करना है। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट केपेबल ऑफ चेंजेस। यह एक्सटर्नल एजेंट है जो केपेबल है, माने सक्षम है किस बात के लिए? तो चेंजेस ऑफ टेंस, या चेंज करता है या प्रयास करता है टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यदि रेस्ट में है तो मोशन में लाने का प्रयास करता है, और यदि मोशन में है तो रेस्ट में लाने का प्रयास करता है, या करता है, मान ली प्रयास नहीं करता भी है। ऑफ पार्टिकुलर बॉडी, जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, चेंज इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कैसे? मान लिया जाए बॉल आ रहा है और उसको पैर से किक कर दिया दूसरी ओर, जैसे फुटबॉल में होता क्या है, एक प्लेयर शॉट मारा, दूसरा जो है अगले प्लेयर को पास करेगा तो उसका क्या करता है, बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। या क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी क्या होता है, बॉलर बैटिंग करती है, बॉलर बॉलिंग करता है और बैट्समैन क्या है, दूसरे डायरेक्शन में बॉल को फिर से भेज देता है, तो डायरेक्शन चेंज। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। शेप को भी चेंज किया जा सकता है फोर्स अप्लाई करके। मान लीजिए बलून है, दोनों साइड से दबाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। या फिर एकदम सिंपल सा उदाहरण, घर में मम्मी को या रसोई में जो है आटा गूंथते हुए देखे होंगे, जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका शेप चेंज हो जाता है। आटे का गोल गोल जो है लड्डू जैसा बना हुआ रहता है, जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या होता है, वो चपटा हो जाता है, यानी शेप चेंज हो सकता है और होता है। अच्छा, इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। इसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, यानी कितना बल लगा, इसका जो है मापते हैं ना कि आखिर कितना बल। हमने कहा कि फोर्स अप्लाई किया, बट व्हाट अमाउंट फोर्स अप्लाइड बाय यू, यह भी तो जानना होगा ना। और इसका आंसर हम दे सकते हैं 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट मीन्स फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वही डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स का डायरेक्शन हो गया। तो स्टूडेंट्स, डिफिनेशन तो आपने जाना, इसी डिफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसके बारे में और ज्यादा जो है हम लोग जानते हैं। तो उसमें से दूसरा जो पॉइंट आता है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स का प्रभाव, यानी फोर्स अप्लाई करने में क्या क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने डिफिनेशन में भी इसका जो है स्टडी कर लिए है। देखिए डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन होता क्या है जिसके बारे में बतला रहे हैं, डिटेल बोल देना है
उसके जो है प्रॉपर्टीज हैं यानी गुण जो है उसके माध्यम से हम क्लियर करते हैं। तो एक तरह से इफेक्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी ही है। आप कह सकते हैं कि इफेक्ट यानी उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, फोर्स अप्लाई करने से कौन कौन सा इफेक्ट होता है, इसको जानिए। तो क्या लिखा है, मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या हो सकता है, मूव करने लगेगा, यानी रेस्ट से जो है मूविंग स्टेट में आ जाएगा, यानी विश्राम से गति में आ सकता है फोर्स अप्लाई करके। ऐसा ढेर सारा है। एक गाड़ी खड़ी है, कार मान लीजिए खराब कार है, धक्का दे रहे हैं, फोर्स अप्लाई करके उसमें मूवमेंट ला सकते हैं। फुटबॉल जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, प्लेयर अपने जो है पैरों से हिट करता है या किक करता है तो क्या होता है, वो मूव करने लगता है। तो क्या आपने देखा, मूव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है मूविंग स्टेट में आ जाता है या मूविंग पोजीशन में आ जाता है फ्रॉम रेस्ट से। एक तो इफेक्ट हुआ, ऐसा हजारों लाखों हम लोग देखते हैं। दूसरा है चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी हम लोगों ने अभी डिफिनेशन पढ़ने के क्रम में पढ़ा था ना कि फुटबॉल का डायरेक्शन किया, क्रिकेट के बॉल का जो है डायरेक्शन चेंज किया, ऐसा और भी ढेर सारे हैं। और क्या, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ऑन मोशन था, कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन मोशन है उसको जो है रेस्ट में लाया जा सकता है। इजिली आप जानते हैं, मान लीजिए क्रिकेट का बॉल आ रहा है, ऑन मोशन है, प्लेयर द्वारा कैच कर लिया गया, ऑन रेस्ट आया ना। ठीक इसी प्रकार फुटबॉल में भी आप देखते हैं प्लेयर जो है बॉल को जो है शूट किया, माने क्या कह सकते हैं, अपने पैरों से हिट करके उसमें मूवमेंट लाया गोल करने के लिए, बट गोल कीपर क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसको ऑन रेस्ट ले आया। ऐसा ढेर सारा है। मान लिया जाए आपका मित्र साइकिल में जा रहा है, पीछे से हम खींच दिए, यदि मेरे द्वारा अप्लाइड फोर्स जो है सफिशिएंट होगा तो मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये आपने ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। और क्या कहता है, इधर डिक्रीज और इंक्रीज द स्पीड, यानी स्पीड में क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। डिक्रीज कैसे, डिक्रीज माने क्या, कमी आना। मान लिया जाए आपका मित्र साइकिल पे जा रहा है, पीछे से आप उसको खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और इंक्रीज द स्पीड, या फिर स्पीड को बढ़ाना। मान लीजिए वही मित्र था, हम खींच रहे थे तो उसका क्या हुआ था, मोशन डिक्रीज कर गया था, बट उसी डायरेक्शन में यदि हम फोर्स अप्लाई कर दे तो क्या होगा, वो उसका जो मोशन है इंक्रीज कर जाएगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप में भी चेंज हो सकता है, आप जान रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई सिचुएशन में, ये तो इफेक्ट था किसका, फोर्स का। स्टूडेंट्स, फोर्स के बारे में हमें और भी डिटेल जानना है, जैसे कब फोर्स ये जो है इंक्रीज करेगा या कब डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, एड हो जाना, तो उससे संबंधित हम यहाँ कुछ बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड चेंज द इम्पैक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो चेंज। क्या कह रहा है, व्हेन द डायरेक्शन, एक और भी बात कहा है कि आपने देखा है कि डायरेक्शन जब चेंज होता है ना, तो वो जो उसमें जो फोर्स अप्लाई हुआ ना, उसका प्रभाव भी कम बेशी होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा, आप जा रहे हैं, एक डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या होगा, आपका मोशन घटाना पड़ेगा। आप पूरा स्पीड से सीधे घूम रहे थे, एक मोड़ आया, सामने से मुड़ जाना है, तो क्या होगा, उसपे जो फोर्स अप्लाई होगा ना, उसके मोशन को प्रभावित करेगा कि नहीं, फोर्स जो है बदल जाएगा, उसका डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा उसके अमाउंट में भी कमी बेशी होती है।
आपने देखा होगा, मान लिया जाए यही होता है, यदि प्रभावित नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह सीधे चलते रहेगा। आपने अक्सर मोड़ में देखा होगा गाड़ियां एक्सीडेंट करते हुए, ठीक है। और भी जैसे एक पत्थर बांध के एक धागे पे यदि हम गोल गोल घुमाएं तो क्या देखते हैं, हर एक क्षण उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है कि उसके द्वारा अप्लाइड जो फोर्स होता है वह भी प्रभावित होता है। एक छोटा सा और उस पर उदाहरण इंक्लूड कर लीजिए ना, मान लीजिए एक पत्थर टूट जाए, रस्सी से छूट जाए, तो आप क्या देखते हैं, पत्थर क्या ऐसे ही घूमता है? नहीं, वो सीधे डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में टूटा उसी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी सीधा आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई हो रहा था डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगला है स्टूडेंट्स, द फोर्स गेट एडेड अप व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हुआ है, उसी डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, फोर्स एड हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा, एक गाड़ी खड़ी है सड़क पर, खराब गाड़ी है, सड़क को जाम किए हुए है, तो क्या करता है व्यक्ति, चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी को ढकेल कर साइड कर दूं। तो क्या होता है, हो सकता है गाड़ी थोड़ा भारी हो, एक आदमी ढकेल रहा है और वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है, तब क्या हम लोग करते हैं, यार 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 थोड़ा सा हेल्प कर दो, हेल्प मी करते हैं ना। तो हेल्प मी एक और आ गया और उसी डायरेक्शन पे लगाने लगा, फोर्स अप्लाई करने लगा, फिर नहीं हुआ तो कहते यार 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 आप भी आ जाओ, और फिर लगाया तो आप देखेंगे गाड़ी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स एड होता चला गया क्योंकि सेम डायरेक्शन पे लग रहा था। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा ढेर सारा उदाहरण है, आपने देखा होगा, एक बक्से को हमको साइड करना है ना, हम ढकेल रहे नहीं सक रहे हैं, तो अपने छोटे भाई बंधु जो भी है घर पे बोलते हैं थोड़ा सा हेल्प करो, और सेम डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करता है, तो क्या होता है, वो डिस्प्लेस हो जाता है, स्थान चेंज अपना कर लेता है। तो यानी सेम डायरेक्शन पे यदि फोर्स लगाया जाए तो क्या होता है, एड हो जाता है। एक आदमी 5 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन, कुल मिला के हो गया 10 न्यूटन। कर लिया। अच्छा, तीसरा है द फोर्स गेट सब्ट्रैक्टेड व्हेन द फोर्स आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में यदि फोर्स अप्लाई होगा तो उसका अमाउंट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए एक उदाहरण हम लेते हैं, सिंपल सा उदाहरण, कब एड और कब सब्ट्रैक्ट होता है इस पर थोड़ी सी बात होनी ही चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया जाए एक बक्सा है, इस पे एक आदमी जो है फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, कितने का, 5 न्यूटन का, सपोज करिए 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक दूसरा आदमी इसी डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो अब इस पे, इस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है, इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 5 + 10 = 15 न्यूटन। देखिए सेम डायरेक्शन पे यदि लग रहा है तो फोर्स क्या होगा, एड हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जो रिजल्ट होगा मेरा, रिजल्टिंग जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद। मान लिया जाए एक बॉक्स है, उसी के जैसा एक इधर से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन, और एक दूसरा है उसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि इधर से जो है 10 - 5 = 5, 5 क्या हो गया, यही रिजल्टिंग हमारा फोर्स हो गया, और ये क्या करेगा, जिधर पड़ा है, यानी ये जो है इसको डिस्प्लेस किधर करेगा, इधर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ भी 5 न्यूटन और 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा था, वहां भी 5 न्यूटन और 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा था, बट अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, बट अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो
जब सेम डायरेक्शन पे होगा तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिडक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को तो आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो ठीक है, इतना आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग समझ चुके थे कि ये फोर्स क्या चीज है, फोर्स का डेफिनेशन समझे थे, बहुत सारे एग्जाम्पल समझे थे। अब हम लोग जो है फोर्स का प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ फोर्स। इट इज ए क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, तो यू कैन से देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ फोर्स, फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मतलब पार्टिकल से या बॉडी से जो है कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कार को धक्का दे रहे हैं, तो कार को धक्का दे रहे हैं तो दोनों बॉडी पे जो है कांटेक्ट होता है ना, कार और हम धक्का दे रहे हैं तो मेरा दोनों का जो सरफेस है टच करता है, यानी कांटेक्ट में आया। इस कलम को यदि हम उठा रहे हैं तो कांटेक्ट कर रहे हैं, हैंडल को, दुआरी के हैंडल को खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, पुल और पुश, दोनों सिचुएशन पे क्या होगा, टच हो रहा है, यानी कांटेक्ट में आ रहा है। तो ऐसा अप्लाइड फोर्स जिसमें बॉडी कांटेक्ट होता हो तो उसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। और मैक्सिमम या लगभग कहिए ना अधिकांशतः जो फोर्स अप्लाई होता है वो कांटेक्ट पर ही होता है, विदाउट कांटेक्ट नहीं होता है। हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो वहां पर भी कांटेक्ट करना पड़ता है, बोझा उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो जिसमें कांटेक्ट होता है वो हो गया, माने फोर्स अप्लाई करने के लिए बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट फोर्स। देखिए उसी बात को हम यहाँ थोड़ा लिख भी दिए हैं, ऐसे हम बहुत कम लिखते हैं। अधिकांशतः मेरा मानना है कि जो भी डिफिनेशन बतलाना हो वो हम समझाते हैं, कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को सुनते सुनते क्लास में भी जो है मैं बोलते बोलते जो है प्रयास करता हूं कि बच्चे याद कर ले, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हर टाइप के जो है स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफिनेशन को लिख भी देता हूं कभी कभी। कॉन्टेक्ट फोर्स, the force which act on a body either directly or some contactor। क्या कह रहा है, the force which act, force act क्या करता है, एक्ट करता है on a body, किसी बॉडी पे either direct or some contactor, या तो डायरेक्ट उस पे अप्लाई करते हैं या किसी कॉन्टेक्टर के माध्यम से। मान लीजिए हमको छड़ी से कोई सामान को हटाकर एक जगह से दूसरे ले जाना है तो उसको हम जो है कॉन्टेक्टर से लेके जाते हैं। तो इस तरह का जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और दूसरा है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब ऐसा फोर्स जिसमें हम उसको टच नहीं करते। अब थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन मुझे मालूम है आप आज के बच्चे हो, इतने जीनियस हो कि इस टाइप के जो है फोर्स के बारे में आप ऑलरेडी समझ चुके हो। जैसे मैग्नेट क्या करता है, आयरन कील वगैरह को जैसे ही मैग्नेट को हम उसके करीब लेके जाते हैं, सटासट उस पे आके चिपकने लगता है। तो हम क्या हुआ, टच तो नहीं किए और फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक इसी प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको कहते हैं, जैसे पेड़ पे फल लगा हुआ है, फल जो है नीचे गिराता है, तो अर्थ क्या है, उसको जाके फल को प्लग क्या तोड़ा क्या नहीं, बट एप्पल जो है या कोई भी फल है वो नीचे आकर गिरा, यानी फोर्स अप्लाई किया, कौन, अर्थ जो है उस पर अप्लाई कर रहा है फोर्स, लेकिन बगैर कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो इस टाइप का जो फोर्स होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को बगैर टच किए, कांटेक्ट में आए बगैर फोर्स अप्लाई कर दे, तो उसको कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वही है द फोर्स विच डू नॉट मेक ए डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ए बॉडी एंड एक्ट थ्रू स्पेस विदाउट एनी कॉन्टेक्टर। बिना कॉन्टेक्टर का उस पे जो है फोर्स अप्लाई कर लेता है।
तो उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीन है कांटेक्ट पे। मस्कुलर फोर्स समझते हैं अपने बाहों के बल पे, या फिर कोई भी जैसे अपने मतलब केवल मेरा नहीं करने का मतलब मान लीजिए बैलगाड़ी को खींच रहा है तो वो भी तो मस्कुलर यानी मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों के फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। मतलब मेरे बॉडी में जो है मस्कुलर फोर्स है, हम इसको कहीं अप्लाई करना चाहेंगे तो हम जिस पर अप्लाई करेंगे उस पे जो है हमको कांटेक्ट पे जाना होगा। मैग्नेट के तरह ऐसा नहीं है कि अपना मस्कुलर फोर्स का अप्लाई किया और वहां से सट से हमारा कुर्सी आ गया, कलम आ गया, या जो मोबाइल रखा हुआ है हम यहीं से ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी मस्कुलर फोर्स क्या है कांटेक्ट फोर्स, इसमें कांटेक्ट की आवश्यकता है। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स मैकेनिकल नाम से ही क्लियर है मशीन। अब कहेंगे मशीन किसको कहते हैं, तो हर वह ऑपरेटर जो हमारे वर्क को थोड़ा आसान करता है तो उसमें क्या है मैकेनिकल है, और वो जो मैकेनिकल फोर्स जो अप्लाई होता है उसमें भी टच होना जरूरी होता है। और अगला है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप समझते हैं हिंदी में जिसको घर्षण बोलते हैं, दो बॉडी आपस में टच करता है तो इसमें फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा जो है फोर्स लॉस होगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ये अपोजिट लगता है, किसके अपोजिट, मोशन के अपोजिट। मान लीजिए दो सरफेस, या मेरा हाथ है, दोनों हाथ है, दोनों का सरफेस है, और यदि हम इसको एक दूसरे पर रब कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जितना खुरदरा होगा उतना जो है हम हाथ को इधर ले जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे हाथ को आगे जाने से रोकेगा। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, वो अपोजिट होता है मोशन के। और स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में क्या कहना है, इसके बिना तो जीवन चलेगा नहीं। कैसे नहीं चलेगा, आप सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है ना वो भी क्या है फ्रिक्शनल के फोर्स की वजह से। जैसे आपने देखा होगा सड़कें जो है पूरी तरह से स्मूथ नहीं होते, और स्मूथ होगा भी तो गाड़ियां का जो टायर होते हैं ना, टायर पे आपने देखा होगा सॉलिड टायर भी तो बना सकता था पूरी तरह से प्लेन, लेकिन नहीं, क्या करता है उस पे गड्ढे होते हैं, उखाड़ होते हैं। क्यों, उसके फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाए गाड़ी रुक जाए। और यदि फ्रिक्शनल फोर्स ना हो स्टूडेंट्स तो क्या होगा पता है, गाड़ियां चल रही है, अब सामने कुछ आ गया फिर भी गाड़ी रुकेगी नहीं, और क्या होगा, एक्सीडेंट करेगा। इस टाइप का अभी मान लीजिए ये कलम को हम उठाए हैं, हमारे हाथ पे है, तो बचा हुआ क्यों है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। यहाँ जो है इसका सरफेस, पेन का सरफेस और हमारा हाथ का सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन है वो इसको रोक कर रखा है। यदि हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमारे पैर और सरफेस के बीच जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाई होता है, जो हमें आगे बढ़ने में, फ्रिक्शन जो है वो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करता है। अन्यथा हम ना तो आगे बढ़ पाते, ये कलम हमारे हाथ से फिसल कर नीचे गिर जाता, इस स्टाइल का। तो आप जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स विदाउट कांटेक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, या क्या कह सकते हैं, अर्थ द्वारा भी तो ग्रेविटेशन लगाया जाता है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऐसा भी कह सकते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल हिंदी में कहते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। और जिस बल से, या फिर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इसके बारे में डिटेल जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल यही जाने कि हर एक ऑब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में एक वस्तु दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी के अकॉर्डिंग पृथ्वी भी हमारा इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है,
तो पृथ्वी भी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक है, यानी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आगे है इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, यदि दो वस्तु को रब करेंगे तो एक का जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में आ जाता है, यानी चार्ज इसका बढ़ जाता है। तब यदि हम उसको कहीं ले जाते हैं तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कंघी को यदि हम रब करेंगे किस पे? सूखे बाल पे, और उसको हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े के करीब ले जाएंगे तो हम क्या देखेंगे? वो कागज का टुकड़ा जो है कंघी पे चिपक रहा है। तो यहाँ क्या है? ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और अगला है मैग्नेटिक फोर्स। आप जानते हैं मैग्नेट के बारे में तो भली भांति जानते हैं। चुंबक, तो मान लीजिए चुंबक का दो पोल ये होता है ना, छोर, एक नॉर्थ और एक साउथ। मान लिया जाए नॉर्थ को सामने ले आते हैं, ये क्या करेगा? रिपल करेगा। सेम साइड को जो है सामने लाने पर रिपल करेगा बिना टच किए। ना तो ये इसको ढकेल रहा है ना ये इसको ढकेल रहा है, कांटेक्ट में कोई नहीं है, फिर भी ये रिपल करेगा। बट एक दूसरे का इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसका इधर साउथ है और इधर नॉर्थ है। अपोजिट वाला को अगर हम लाते हैं तो क्या देखेंगे? दोनों चुंबक आपस में चिपक गए। तो ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में और आगे पढ़े हैं आपने, वो जो स्टील के जो है बुरादे जो है मैग्नेट के साथ अटैच हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्रेशर को लेकर। चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फोर्स आपका कंप्लीट हो गया। ओके बाय, टेक केयर।